हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव सीरीज में। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी वाला बुक सीरीज पे भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समग्र एक बुक सीरीज लेके आ चुके हैं हम लोग। ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल होंगे और ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे आप लोग। और बुक सीरीज का क्या नाम है? संभव बुक सीरीज। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 24 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अब हम 25 चैप्टर पे आ चुके हैं और इस बार चैप्टर का टाइटल क्या है दोस्तों? आपका महासागरीय उच्चावच या ओशनिक रिलीफ फीचर्स। अब ओशनिक रिलीफ फीचर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं हम सब देखने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या स्थल रूप हो सकते हैं? सेल्फ है, मार्जिन्स हैं, ट्रेंचेस है, मिड ओशनिक रिज है, रिफ्ट वैली है, कोरल रीफ है, वेंट्स हैं, है ना। और यहाँ पे स्ट्रेट्स है, खाड़ी है, बे है, इत्यादि इत्यादि। इन सब का महत्व जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपके पास में ये सारे टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करने वाले। देखिए, लेसन ब्रीफ है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सुनना है, अंत तक सुनना है और बने रहना है क्लास के अंतर्गत। साथ साथ में आप चाहे तो नोट्स भी मेंटेन करते चल सकते हैं दोस्तों। तो महासागर का, ओशंस का स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ओशनिक लैंडफॉर्म्स वह भौगोलिक संरचनाएं जो महासागर के तल पर उपस्थित होती हैं, उन्हें कहा जाता है। जनरली देखा जाए, ये जो हमारी पृथ्वी है, लैंड है ना, तो उस पे उभरा हुआ स्थान है उसको कॉन्टिनेंट्स कहा गया है दोस्तों आपके पास पे। और जो नीचे का जो स्थान है उसे क्या कहा गया है? ओशियन क्या कहा गया? महासागर कहा गया है, क्योंकि इसी के ऊपर ही तो आपके पास में पानी भरा हुआ है। यस और नो? तो ये क्या है? आपका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और ये क्या है? आपके महासागर है। तो महाद्वीप पे भी कई पहाड़ है, कई पठार है, कई मैदान है, खाइया है ना। आपके पास में हमको सारी चीजों के बारे में पता है, कई वैलीज है, घाटियां है। पर ओशियन के तल पे क्या चीज है? महासागर के नितल में कौन सी स्थलाकृतियां उपस्थित है? ठीक है ना। जैसे पृथ्वी की सतह पर पहाड़, मैदान, घाटियां, पठार हो सकते हैं, वैसे महासागरों के तल पे भी कुछ पर्वतमालाएं होती हैं। इनको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों आपके पास में? मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। कई खाइयां, कई कटक और तलछट के मैदान होते हैं, अबिस्मल प्लेन्स होते हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इसका लगभग 71% भूभाग जो है वो महासागरों से घिरा हुआ है। मतलब ओवरऑल लैंड जो है आपके पास में वो मात्र कितना है? 29%। 71% पूरा अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो किससे कवर्ड है? ओशन से, पानी से, महासागर से कवर्ड है। महासागरों के और जलवायु के बीच की जो अंतर गतिशीलता है, एक डायनेमिक्स है, वो पिछले लेसन में हमने पढ़ी है कि कपलिंग ऑफ ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। तो उसके आगे हम समझ चुके हैं कि सर महासागर जलवायु को भी नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का अवशोषण हो, चाहे ऑक्सीजन का उत्पादन हो फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो महासागर ही है। अब महासागर हमारे लिए कैसे उपयोगी है? सर व्यापार, ट्रेड, परिवहन, नौवहन के लिए, नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। हमारे जलमार्ग का इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम आता ही है। महासागरों से सारी की सारी व्यवस्था होकर निकलती है। तो ये काफी महत्व की चीजें हैं दोस्तों हमारे लिए। ओवरऑल ओशियंस आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव पे कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। ये एस शेप जो है, जो क्या है आपका? अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक, प्रशांत महासागर जो कि आपके पास में सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर यहाँ पे, और ये जो आर्कटिक कॉन्टिनेंट इसके चारों तरफ देखने को मिलेगा, ये है सदर्न ओशियन। क्या है ये? सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं? 5 तो है दोस्तों आपके पास में ओशियंस, महासागर। और बाकी के 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 है आपके महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहां हम लोगों को पढ़ने की कोशिश करनी है कि सर जो मेजर मेजर नाम है वो हम लोगों ने एनसीईआरटी में वैसे ही पढ़ रखे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कि प्रशांत महासागर। सबसे गहरा भी यही है। अटलांटिक महासागर यूरोप और अमेरिका के बीच। हिंद महासागर भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच। आर्कटिक जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास है। और सदर्न ओशन जो है वो दक्षिणी ध्रुव के, एंटार्क्टिक के चारों तरफ देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपके पास में, है ना। पृथ्वी के भूभाग का 71% भाग जो है वो महासागर है दोस्तों आपके पास में। और पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% पार्ट जो है वो इसी महासागरों में। तो महाद्वीपों पे जो पानी है, बाकी का वो सिर्फ क्या है? मात्र 3% के आसपास ही देखने को मिलता है। अब महासागर के स्थल रूप क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है? कि सर यहां कहां पे आपके पास में
पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, कहाँ सी ग्योर्ड्स देखने को मिलेंगे, कहाँ आपके पास में मध्य महासागरीय कटक देखने को मिलेगी, कहाँ एबिस्मल प्लेन देखने को मिलेंगे, इसकी बात करते हैं। महासागर कोई अंदर से सपाट नहीं है, हमको ऊपर से लग रहा है कि सर पानी भरा हुआ है, पर अंदर से वो उसकी स्थलाकृति कैसी है महासागर की, उसको आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की ऊंचाई और गहराई वाली भू आकृतियां हो सकती है। 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। एक है महाद्वीपीय भाग कॉन्टिनेंटल मार्जिन, फिर है डीप ओशन बेसिन और तीसरा होता है ओशनिक रिज और आइलैंड। इसको अगर हम लोग समझे तो ये एक डायग्राम आपके समक्ष है, इसको आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो ये वाला जो भाग है ना ब्राउन कलर में दे रखा है, ये ब्राउन कलर वाला भाग जो है कॉन्टिनेंटल लैंडमास दे रखा है, यानी महाद्वीप का ही भाग है। अब यहां से आगे जो है धीरे धीरे महाद्वीप महासागर की तरफ जब मिलने लगता है तो ये स्लोप में आगे बढ़ता है, एक ढलान होती है, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो ये स्लोप है, ढलान है, एक तरीके से ढलान जो है नीचे की तरफ जा रही है, तो इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहा जाता है ना। अब महाद्वीप के अंदर कुछ जैसे ज्वालामुखी के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण कुछ छोटे छोटे ऐसी पहाड़ियां होती हैं, ठीक है ना। अब जो पहाड़ी समुद्र के सी स्तर से के लगभग बराबर, इसे सी माउंट कहा गया। कई सी माउंट ऊपर से जो अपर्दित हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसे ग्यूआर्ट कहा गया, इसे सी ग्यूआर्ट्स। तो सी माउंट और सी ग्यूआर्ट समझ में आया। सी माउंट्स क्या है, समुद्र के अंदर डूबी हुई पहाड़ियां है, पहाड़ी है, हो सकता है 500 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, कितने भी मीटर ऊंची हो सकती है वो पहाड़ी, पर वो समुद्र के नीचे जलमग्न है, ऊपर नहीं दिख रही। अगर ये ऊपर दिखेगी तो ये क्या है, फिर आइलैंड कहलाएगा, फिर क्या कहलाएगा, ये द्वीप कहलाएगा। दोनों महासागरों के ठीक बीच में हमने कहा कि सर एस्थिनोस्फेयर से निकलने वाला जो लावा है, टेक्टोनिक प्लेट में पढ़ा है हमने, मध्य महासागरीय कटक कैसे बनती है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से। यहां से आपका बेसिक लावा लगातार बाहर आता है, दोनों ही एरिया में फ्लो होता जाता है और यहां पे नए नीतल का ओशन फ्लोर का फॉर्मेशन होता रहता है। अब ये जो एरिया थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, इसीलिए इसे मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। रिज मतलब ऊंचा स्थान, ठीक है ना। तो यह मिड ओशनिक रिज एक पहाड़ी सा एरिया होता है। समुद्र के देखो ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप, इसके बीच में पूरा ये महासागर है, समुद्र वाला एरिया, उसके ठीक बीच में ये मिड ओशनिक रिज होगी, ठीक है ना। कहीं वल्केनो है तो यहां पे अगर वल्केनो के द्वारा जो लावा धीरे धीरे इकट्ठा होता होता जो आपके माउंटेन बन रहा है, पहाड़ी बन रहा है, अगर नीचे डूबा रह गया पानी में तो इसको हम लोग सबमरीन वल्केनो कहेंगे। जबकि यह वल्केनो इतना लेयर बाय लेयर चढ़ता गया कि सर अब ये समुद्र के जल स्तर से ऊपर उठ चुका है, तो अब ये वॉल्केनिक आइलैंड बन चुका है दोस्तों आपके पास में। अब ये कॉन्टिनेंट का लैंड मास है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के आगे अगर हम देखेंगे ना तो ये ढलान वाले एरिया को हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा है, ठीक है ना। कोस्ट लाइन तट रेखा के आगे का एरिया है, ठीक है। आगे है सबमरीन कैनियंस हैं, डीप सी फैंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पूरा ही एरिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भाग के अंतर्गत आता है। ओशनिक क्रस्ट तो यहां से शुरू हो रहा है जहां से एबिस्मल प्लेन शुरू हो रहा है, समुद्र का नीतल शुरू हो रहा है। अब जो यह प्लेट यहां से ब्रेक होकर के दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां तो नया सामग्री क्रिएट हो रहा है और यहां पे ओल्ड सामग्री जो है प्लेट का वह इस कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशनिक प्लेट टकराएगी। भारी है ओशनिक प्लेट तो हैवियर प्लेट विल सबसाइड, वो नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे जाती है टूट के, तो यहां ट्रेंच का निर्माण करती है, खाई का निर्माण करती है। दो प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट टूट के नीचे चली जाती है, जो नीचे जाती है वो एक खाई का निर्माण करती है, ट्रेंच का यहां पे निर्माण करती है। समुद्री गर्त भी इनको कहा जाता है। अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं इनको कि यहां पे कुछ भूभाग होंगे समुद्र के अंदर जो ऊपर उठे हुए, जो ऊपर उठे हुए, और कुछ भूभाग होंगे समुद्र के अंदर जो यहां पे क्या है, गहराई में देखने को मिलेंगे। तो यहां पे अपलैंड्स हो सकते हैं और डिप्रेशन हो सकते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अपलैंड्स अगर आप देखेंगे ना समुद्र तल से ऊंचे होते हैं और महासागरीय पर्वतमालाएं होती है, महासागर की पर्वतमालाएं होती हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। और लोलैंड जो होते हैं वो समुद्र तल से गहरी जो खाइयां होती हैं, महासागरीय खाइयां, ओशनिक ट्रेंचेस इनको कहा जाता है। अब महाद्वीपीय भाग, कॉन्टिनेंटल भाग, कॉन्टिनेंट का भी कुछ भाग है जो महासागर के पानी में जलमग्न रहता है। तो महासागर और महाद्वीप के बीच का भाग जो है ना, उसके बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भैया इस घर तक शर्मा जी का घर, उसके आगे वर्मा जी का घर है, ऐसा तो नहीं है। ओशियन और आपके कॉन्टिनेंट के बीच, महासागर महाद्वीप के बीच में कुछ ऐसा भाग होगा जहां पे नीचे कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, पर ऊपर जो है वो ओशियन आ चुका है। तो दोनों के बीच का संक्रमण का भाग होता है। इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना, सबसे ऊपरी भाग होता है 200 मीटर तक गहरा, तो ये है आपका कॉन्टिनेंट, ये है आपका कॉन्टिनेंट, और ये है आपका यहां पे ओशियन, ठीक है ना, ये है आपका ओशियन। पर अब ये भाग कुछ इस तरीके से होता है,
ये थोड़ा सा गहरा हो गया आपके पास में। कितना गहरा हो गया कि 200 मीटर की यहाँ पे गहराई हो सकती है। अब इस गहराई के साथ में क्या होगा आपके पास में कि सर समुद्र का पानी जो है ना वो इस एरिया को कवर करेगा, इस एरिया को कवर करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि तलछट है, समुद्र के पानी के अंदर दबा हुआ है, तो हजारों लाखों साल में यहाँ पे प्राकृतिक जैसे क्षेत्र में तेल है, प्राकृतिक गैस है ना, मछली के संसाधन भरपूर होंगे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो तट है वह उसमें बहुत ही लंबा सागा एक कॉन्टिनेंटल आपको जो है स्लोप देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये महाद्वीप है ना, महाद्वीप का वह भाग जो 200 मीटर की गहराई पे हो सकता है और जलमग्न होता है। ब्लू वाला भाग पूरा क्या है, जलमग्न है, तो इसको हमने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह दिया, है ना। फिर जैसे जैसे समुद्र में जाते हो ना, थोड़ा बहुत ये 200 मीटर की गहराई तक गए हो अभी तक तो, पर अचानक से कुछ थोड़ा सा आगे जाने, कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद में अचानक से जो है एक तरीके से आपको गहराई का, समुद्र की गहराई का एहसास होगा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अभी यहां पे एक स्लोप जो है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राइट। सो इस स्लोप के आगे है कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहां से देखेंगे तो ये है ओशन, ओशन का जो तल है, नीतल है, इसे अबिस्मल प्लेन कहा गया। इससे जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करता है कॉन्टिनेंट की तरफ राइज हो रहा है, कॉन्टिनेंटल राइज, ये वाला एरिया कॉन्टिनेंटल राइज। जब ये ढलान और ज्यादा डिग्री बढ़ जाती है तो कॉन्टिनेंटल स्लोप। कुछ एरिया लगभग महाद्वीप के बराबर ही है आपके पास में, शेल्फ की तरह काम करता है। दीवारों पे नहीं लगे होते शेल्फ, कोई सामान रखने के काम आ जाते हैं, है ना। इतनी ऊंचाई नहीं होती पर कम है। तो यहां पे लगभग 200 मीटर की गहराई। पहले बोलो मेरे साथ, सेल्फ, स्लोप एंड राइज। तो ये तीनों ही किसके भाग है, कॉन्टिनेंट के भाग है। तो सेल्फ, स्लोप और राइज, ये जो तीनों ही कॉन्टिनेंट के भाग है, यह एक ट्रांजिशन एरिया, एक संक्रमण क्षेत्र है जो महाद्वीप और महासागर के बीच में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अपना ओशन एग्जैक्ट शुरू कहां से हो रहा है, ये यहाँ अबिस्मल प्लेन से शुरू हो रहा है। इससे पहले क्या है आपके पास में, शेल्फ 200 मीटर की गहराई, अचानक से गहराई बढ़ने लगी स्लोप, और थोड़ा सा समुद्र नीतल से जैसे अपन ऊपर उठते हैं तो यह है कॉन्टिनेंटल राइज। तो समुद्र के नीतल से, प्लेन से अगर मैं बात करूं, एबिस्मल प्लेन से सबसे पहले है राइज, फिर स्लोप और फिर शेल्फ। ये याद रख सकते हैं, तीनों चीजें बना ली आपने। अब यहाँ पे कैनियंस देखेंगे। अब ये कैनियंस क्या हैं दोस्तों, कैनियंस कैसे बनते हैं। सपोज यहाँ पे कोई नदी बह रही थी, है ना, वो नदी का पानी आ रहा है, वो लगातार इसके अंदर क्या लेके आ रहा है, तलछट लेके आ रहा है, मिट्टी लेके आ रहा है। वो जैसे नदियां पहाड़ों को काटती है ना, वैसे इस कॉन्टिनेंटल स्लोप को भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है। तो देखो, इसको भी काट के गहरी घाटी बना दी इसमें। तो ये जो गहरी घाटी बनी है, इसको सबमरीन कैनियंस कहा गया। कैनियन मतलब घाटी, है ना। अब यहां पे जो लास्ट में जाता है, ये मिट्टी, ये गाद जो यहां पे ला करके इसने इकट्ठी की है, इसको अलुवियम, जैसे हम लोग फैंस कहते हैं, क्या कहते हैं, अलुवियम फैंस कहते हैं या सी फैंस कहते हैं। फैंस का मतलब होता है मिट्टी ला करके यहाँ पे जो इकट्ठी कर दी जाती है, मिट्टी का एक तरीके से जमाव क्षेत्र। तो इस स्लोप को इसने इरोड करते 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 समुद्र के अंदर जो नदी का पानी है वो अपना मिट्टी ला करके यहाँ छोड़ देता है। तो समझ में आया, ये तट रेखा है, ये शोर लाइन है, ये कोस्टल प्लेन हो गए आपके पास में, ये सेल्फ वाला एरिया है, ये स्लोप वाला एरिया है, ये राइज है, ये अबिस्मल प्लेन है, ये सी कैनियन है, और ये सी आपके पास में जो आपके सेडिमेंट्स है जमे हुए वो है, ठीक है, फैंस जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब कोस्टल एरिया के आगे अभी हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, और उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैनियंस देखने को मिले हैं आपके पास में, और बीच बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी यॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, है ना, सी माउंट्स भी देखने को मिलेंगे जो थोड़ी ऊंचाई पे भी हो सकते हैं। एबिस्मल प्लेन है। अब ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका, आपका क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इसमें राइज, स्लोप और सेल्फ तीनों भाग आ चुके हैं। इतना याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे आपको स्लोप की जानकारी और लेनी है तो यहां पे मग्न तट होते हैं, गहरे समुद्र हो सकते हैं आपके पास में, और गहरे समुद्र के मैदानों के बीच में यह देखने को मिल सकते हैं। तो मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप ओशंस के बीच में कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलेगा। 200 मीटर से शुरू होकर के 3000 मीटर की गहराई पे होगा। यहाँ पे समुद्र में लैंडस्लाइड हो सकता है, भूकंपीय गतिविधियां ज्यादा होती है, क्योंकि स्लोप वाला एरिया है ना, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। अब एबिस्मल प्लेन मतलब एक तरीके से पूरा नीतल समुद्र का वह सबसे नीचे पैंदा वाला भाग, मैदानी भाग। तो ये तल सबसे समतल क्षेत्र है,
3000 से 6000 मीटर की गहराई पे हो सकता है, पूरा तलछट से मिट्टी से भरा होता है और इसे पूरा समतल रूप मिला होता है। तो हो सकता है ये उबड़ खाबड़ भी हो शुरुआत में, पर धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों में जो मिट्टी जमती गई, ये पूरा का पूरा आपको अभी क्या दिख रहा है, एक तरीके से प्लेन दिखाई दे रहा है। इसे एबिस्मल प्लेन कहा जाता है, गहरा समुद्र का मैदान कहा जाता है। यह है अबिस्मल प्लेन, यह है अलुवियल फैन, यह है कैनियन। तो ये बोलो बेटा, सेल्फ, स्लोप, राइज, ये तीनों ही भाग क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका। ये डायग्राम आप बनाना चाहोगे? ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, वीडियो को पॉज करो, देखो और ये डायग्राम बनाओ। ठीक है ना। सेल्फ 200 मीटर की गहराई तक, उससे 200 से लेकर 3000 मीटर, फिर 3000 से 6000 मीटर के आगे अबिस्मल प्लेन देखने को मिलेगा। फिर है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस कैसे बनती है दोस्तों आपके पास में, कि महासागरों में पाई जाने वाली सबसे गहरी संरचनाएं जो होती है, इनको खाई या ट्रेंच कहा जाता है ना। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बनती है कि महासागर के बीच में तो क्या हो रहा है कि दोनों तरफ जो है आपके पास में ओशन, अभी हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, अभी देखो यहाँ पे पढ़ा है, ये देखो यहां से नया क्रस्ट जो बनता है वो दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है, मिड ओशनिक रिज से दोनों डायरेक्शन में जाता है। अभी जाके टकराएगा किससे, कॉन्टिनेंट से। तो ओशनिक क्रस्ट किससे टकरा रहा है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। इधर भी ओशनिक क्रस्ट किससे टकरा रहा है, कॉन्टिनेंट के क्रस्ट से। तो अब हो क्या रहा है, जब ये कॉन्टिनेंट के क्रस्ट से टकरा रहा है ना, तो टकराते वक्त क्या होता है ना दोस्तों, आपके पास में एक प्लेट नीचे चली जाती है। जब ये प्लेट नीचे चली जाती है तो यहाँ पे एक खाई का, ट्रेंच का निर्माण हो जाता है, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है ना, 1000, 2000, 5000 मीटर। कई खाइयां तो 10-10 हजार मीटर भी गहरी, जैसे कि मरियाना ट्रेंच। ये पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है मरियाना ट्रेंच, लगभग 10,994 मीटर इसकी क्या है आपके पास में गहराई है, जो कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। हिंद महासागर में जैसे जावा ट्रेंच है, पेरुचिली ट्रेंच भी है प्रशांत महासागर में। तो ट्रेंच हमेशा आपको कहां देखने को मिलेगी, सबडक्शन जोन में। कहां देखने को मिलेगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री में, जहां पे अभिसारी प्लेट किनारे होंगे, दो प्लेटें टकरा रही होगी, एक प्लेट भारी है तो नीचे टूट के जा रही होगी, और इस क्षेत्र में आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री में ट्रेंच का निर्माण हो रहा होगा। ये याद रख सकते हैं, जहां पे भी, ये भी, यहां पे भी देख लो, ये भी ट्रेंच का निर्माण हो रहा है। तो समुद्र के बीच में क्या बन रहा है, नया आपका लिथोस्फीयर बन रहा है, नई पहाड़ियां बन रही है, नया लावा बाहर निकल रहा है ना। तो मिड ओशनिक रिज बन रहा है यहाँ पे, तो है ना। ओशनिक रिज डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, जबकि ट्रेंच कहां बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे बनती है। ये याद रखने लायक चीजें हैं। फिर जो लावा समुद्र के ठीक बीच से बाहर आ रहा है ना, यहां से जो ये लावा यहां से बाहर आ रहा है एस्थिनोस्फीयर से, तो ये जो इन ऊंचाई वाली स्ट्रक्चर्स का क्रिएशन कर रहा है, इसको मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। अब इन मिड ओशनिक रिज को हम लोग मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य महासागरीय कटक। कटक मतलब रिज, मतलब ऊंचा स्थान, है ना। अब ये कैसे बना, लावा बाहर आया, वो जमता गया जमता गया जमता गया, और ये रिजेस का निर्माण होता गया। जनरली कहां होता है, जब प्लेट टूट करके बाहर लावा निकलता है और दोनों प्लेट के बाकी हिस्सों को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। यानी हमारे पास में जो अपसारी प्लेट किनारे हैं, है ना, विचलनशील प्लेट सीमाएं हैं, वहां देखने को मिलेगा। यहां पे नया महासागर का क्रस्ट बनता है, नया महासागर का जो है आपके पास में लिथोस्फीयर का निर्माण होगा। हर महासागर, जैसे अटलांटिक के भी बीच में है तो इसका नाम दे दिया मध्य अटलांटिक कटक। जैसे प्रशांत के बीच में है तो इसको नाम दे दिया किस में, प्रशांत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर, तो सर ईस्ट पैसिफिक में, तो ईस्ट पैसिफिक राइज भी यहाँ पे जो है, यह नथिंग बट द मिड ओशनिक रिज ओनली। फिर समुद्र में कई जगह पे प्रवाल भित्ति देखने को मिल सकती है। प्रवाल भित्ति मतलब आपके पास में, आपको पता होगा, एक सहजीवी रिलेशन होता है। एक एल्गी जूजेंतले जो है आपके पास में, है ना, वह आपके पास में एक शैवाल पॉलिप्स के साथ में मिलकर के रह रहा होता है। तो यहाँ जैव विविधताओं से भरपूर क्षेत्र कहा जाता है। यह कोरल पॉलिप्स के द्वारा निर्मित होता है। इस कोरल पॉलिप्स के साथ में एक एल्गी होता है जूजेंतले, ये आकर के साथ में रहना शुरू कर देता है। अब जूजेंतले प्रकाश संश्लेषण करता है, पिगमेंट होता है तो अलग अलग कलर होता है, भोजन निर्माण करता है। और कोरल पॉलिप क्या करता है, आपके पास में रहने के लिए एक स्केलेटन या स्ट्रक्चर या जगह, आवास प्रदान करता है। तो दोनों ही सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं समुद्र के अंतर्गत। पर इनकी आयु क्रम खत्म होने के उपरांत क्या होता है कि इसमें लास्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बन जाता है। तो सपोज अभी इस जनरेशन के जो पॉलिप्स है आपके पास में या कॉरल्स हैं, वो जब नष्ट हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बचेगी। उसके ऊपर नए पॉलिप्स, वो नष्ट होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, और तो धीरे 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 यहाँ पे एक लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर इस तरह जुड़ता जाता है। तो आपको लास्ट में एक चट्टान सा बड़ा एक छोटा मोटा आइलैंड भी क्रिएट होता दिख जाएगा आपके पास में। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉरल्स।
रीफ मतलब दीवार या स्ट्रक्चर या रॉक जो उसके द्वारा क्रिएट हुआ है। अब अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओशनिक पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना, वैसे वैसे कोरल ब्लीच हो रहा है। मतलब इनकी जो सहजीवी रिलेशन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इनको महासागरों का, ओशियंस का बायोडाइवर्सिटी के रूप में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जैसे हमारे लिए वर्षावन महत्वपूर्ण है ना, वर्षावन में बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है, वैसे ही इनके लिए भी कोरल रीफ जो है ओशियन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, आप मैप पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। और लक्षद्वीप जो है हमारा एक आइलैंड से, देखो यहाँ देखोगे, ये लक्षद्वीप जो भारत के केरला के मालाबार तट के पास में देखने को मिलेगा, यूनियन टेरिटरी है। यह क्या है आपके, एक कोरल रीफ ही तो है। अब कोरल रीफ दो प्रकार के होते हैं। एक तो है दोस्तों आपके पास में, ये यहाँ की है कर्क रेखा, ये यहाँ की है आपकी मकर रेखा। तो अधिकतर जो है वो इसके बीच में, क्यों, क्योंकि कोरल जो है ये एक तो शेल्फ वाले एरिया में ग्रो हो रहे हैं, मतलब ज्यादा गहरे एरिया में ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि समुद्र में पानी बहुत ठंडा होता है नीचे, इनको गर्म पानी चाहिए होता है, तो वार्म वाटर में सबसे ज्यादा। क्या कोल्ड वाटर में नहीं हो सकते, कोल्ड वाटर में भी, देखो सर, कोल्ड वाटर में भी है, कोल्ड वाटर में भी है, कोल्ड वाटर में भी है। तो अपर और मिडल लैटिट्यूड में भी देखने को मिल जाएगा, बट हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां देखने को मिलेगी आपको, इस ट्रॉपिक रीजन में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि तापमान चाहिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए, उसी से भोजन का निर्माण हो पाएगा। अब धीरे धीरे इसको स्ट्रेस मिलता है ना, तो जो यहाँ पे जूज है, ये जो कोरल पॉलिप है उसके साथ में ये बैक्टीरिया है, ये सॉरी बैक्टीरिया नहीं, ये है आपका शैवाल है, एल्गी है, जूज एंथेले, इन दोनों की एक हेल्दी रिलेशन है, एक रहने की जगह दे रहा है तो एक भोजन का निर्माण कर रहा है ना, उसके कारण ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन में अच्छे से रह रहा है। पर जैसे ये स्ट्रेस्ड होगा, जैसे एसिड है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इनके बीच का ये रिलेशन है वो खत्म होता जाता है। तो क्या होगा आपके पास में, ये जो जूज एंथेले है ना, वो यहाँ से अपनी जगह छोड़ देता है। तो इसके कारण जो इसका पहले रंग ऐसा दिखता था कुछ, वो धीरे धीरे कम पड़ना पड़ेगा। और एल्गी जब यहाँ पे कोरल को छोड़ देता है तो यह इसका कलर खत्म हो जाता है। इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, कोरल ब्लीचिंग कह सकते हैं, है ना, विरंजन कहते हैं कि इसका रंग ही खत्म हो गया। विदाउट एल्गी कोरल लूजेस इट्स मेजर रिसोर्स ऑफ फूड, टर्न्स वाइट पेल एंड मोर ससेप्टेबल टू द डिजीज। ठीक है ना, तो कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, तापमान बढ़ने के कारण, पॉल्यूशन के कारण, सूर्य का ओवर एक्सपोजर के कारण, और एक्सट्रीम लो टाइड्स के कारण भी यह हो सकता है। ये चीजें जाननी है कि विदाउट जूज एंथेले कोरल जो है वो धीरे धीरे स्टार्व करने लग जाएगा, ब्लीच हो जाएगा, मर जाएगा, तापमान बढ़ने, तापमान घटने, पॉल्यूशन के कारण और आपके ओशन एसिडिफिकेशन के कारण ये कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। दोस्तों एक बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस के बारे में। आप यहाँ पे संकल्प है, टाइटन है, प्रहार है, इन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2025-26 के लिए यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नॉमिनल प्राइस पे आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। नंबर पे कॉल कीजिएगा, इस नंबर पे आप, तो आप प्रॉपर काउंसलिंग ले पाएंगे और एक सही निर्णय जरूर लीजिएगा काउंसलिंग के उपरांत, ताकि आप अपने दिशा जो है आज सही पकड़ेंगे तो दशा भी सही हो जाएगी, आपके समय, आपकी ऊर्जा का सही प्रयोग किया जा सकता है। सीटीआर मॉडल होगा दोस्तों, क्लासरूम होगा, टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, उसके उपरांत जो कहीं न कहीं आपका एक अध्ययन और अध्यापन का अनुभव भी काफ़ी अच्छा होगा। ये हमारी तरफ से हर संभव कोशिश रहेगी। आगे इस क्लास की PDF कंटेंट, डेली न्यूज़ एनालिसिस की अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेगी। जगदीश जांगड़ सर BW, ये आपका टेलीग्राम हैंडल है, ये QR कोड है, इसके स्कैन करके भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महासागरीय स्थल रूप का आर्थिक और भू राजनीतिक भी तो महत्व है। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा कि सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, वहां से हमको क्या मिलता है, तेल, खनिज, खनिज संसाधन, कई मत्स्य संसाधन देखने को मिलते हैं। रेदर समुद्रों से ही तो विश्व का लगभग 80% व्यापार किया जाता है, क्योंकि बाकी जो व्यापार स्थल मार्ग या वायु मार्ग वो कंपेरेटिवली महंगे, है ना, परंतु ओशन से लेके जाना चीजें थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समुद्र का कानून भी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, जिसको UN क्लॉज भी कहा जाता है, कि लॉ ऑफ सीज के तहत क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वह निर्धारित किया जाता है। और यह कहा जाता है आपके पास में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वह आपकी बेसलाइन से, तट रेखा से कितना है, 200 नॉटिकल मील, लगभग 350 किलोमीटर तक होता है। कोई भी यहाँ पे फिश है या मिनरल रिसोर्स है, इसी देश का क्या होगा, आपके पास में 100%
उसी का हक होगा। अब हमारे कानून मात्र टेरिटोरियल सी तक चलते हैं, आपके पास में टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, फिशिंग राइट्स हैं, राइट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं। अब इस ईईजेड के आगे क्या है, इसको हाई सीज कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, या कई बार एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी ये हो सकता है। यहाँ पे कोस्टल सिटी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मिनरल रिसोर्स आफ्टर प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिश द आउटर बॉर्डर ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे हाई सीज इसके आगे हो सकता है, 350 नॉटिकल माइल्स के आगे आपके हाई सीज शुरू हो चुके हैं। ये सारे कंट्रीज यहाँ पे जो हैं वो फिशिंग कर सकती हैं आपके पास में, और यहाँ पे सी बेड अथॉरिटी जो है उसके पास होता है, लाइसेंस दे सकती हैं वो, कि अगर मिनरल रिसोर्स कौन सी कंट्री यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है। इसके आगे है डीप सी। डीप सी वाला एरिया है वो पूरा प्लेन वाला एरिया होता है, इसको हाई सीज डीप सीज कह दो, है ना। किसी कंट्री का यह नहीं होता है आपके पास में, हर कंट्री इसमें यूज कर सकती है, इसका प्रयोग कर सकती है। तो कुछ होते हैं आर्किपेलागो वाटर, जैसे आपका बेसलाइन यहाँ खत्म हुआ पर आपका एक द्वीप है यहाँ पे, या फिर आपका कोई आपके पास में जिसको मैं कह सकता हूं आर्किपेलागोज हैं, तो उसके बीच का पानी आर्किपेलागो वाटर कहलाता है। पर अंतिम तट रेखा से आगे 12 नॉटिकल माइल्स आपका टेरिटोरियल वाटर है, उसके आगे 24 माइल आपका कंटेजियस वाटर है। इस बेस लाइन से लगभग आपका 200 नॉटिकल माइल्स जो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, सारे आर्थिक और जैविक संसाधनों पे आपका हक रहेगा, जैविक अजैविक जो भी हो। इसके आगे आपका हाई सीज है, आपका राज नहीं है, उसके आगे आपको नेवी प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। सो आपका इस एरिया में तो कौन होता है, लगभग आपके पास में कोस्ट गार्ड होते हैं। कौन से कोस्ट गार्ड, और इस एरिया के आगे कौन चला जाता है, आपका नेवी प्रोटेक्ट करती है। ये पूरा एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, 200 नॉटिकल माइल से 350 नॉटिकल माइल होता है, अलग अलग कंट्रीज की कंडीशन में अलग अलग होता है। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, यू कैन मेक दिस डायग्राम। इंटरनल वाटर्स, बेस लाइन, टेरिटोरियल कंटिग्यूस जोन्स, ईईजेड कितना होता है भैया आपके पास में, कि टेरिटोरियल सी से आगे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, टोटल 200 नॉटिकल माइल्स होता है। तो यहाँ पे टेरिटोरियल सीज तक ही हमारा जो है नेशनल एयर स्पेस है, हम किसी विमान को इसके अंदर आने या बाहर निकलने की अनुमति दे सकते हैं। पर इंटरनेशनल स्पेस जो आपके पास में एयर स्पेस होता है ना, इसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। यहाँ पे समुद्र के संसाधनों पे आपका जोर जबरदस्ती है, पर कोई हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर से भी कोई जो है अपना हवाई जहाज घुमा करके जा सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल एयर स्पेस है दोस्तों, ठीक है ना। आपातकाल की कंडीशन में आप क्या करते हैं, नेशनल एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, इंटरनेशनल एयर स्पेस बंद नहीं कर सकते यूएन क्लॉज के अंतर्गत। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी जो है, इसको लॉज ऑफ द सी ट्रीटी कहते हैं, 1982 में यहाँ पे सिग्नेचर हुए थे, और यह 1994 से लागू हुई है। ये सारे दिशा निर्देश देती हैं पूरी दुनिया में जहां भी ओशंस है, मेरीन रिसोर्स है, उसका संसाधन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये चीजें याद रखने की योग्य है दोस्तों आपके पास में। अब टाइप ऑफ ओशनिक लैंडफॉर्म्स जो हैं दोस्तों, उसको हम लोगों ने आपके लिए नोट्स की फॉर्मेट में वापस दे दिया है। नोट्स भी तो अच्छे से होना चाहिए ना दोस्तों आपके पास में, तो कौन से स्थल रूप है, कैसी संरचनाएं बनने वाली हैं, जैसे कि आपके हैं ओशनिक अपलैंड्स कौन कौन से होंगे, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की आप अच्छे से जानकारी रख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर मैंने अच्छे से नोट्स दे दिए, बस ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। भारत में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण चीन सागर, ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला ही एरिया तो है, तो हमारे व्यापार और पर्यावरण दोनों का ही महत्व का है दोस्तों ये तो। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला जो भी है, अभी हमने पढ़ा ना कि 200 से 3000 मीटर तक का एकदम ढलान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का आप लोग याद रख सकते हैं। अटलांटिक का और हिंद महासागर का आप एग्जाम्पल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे समुद्री धाराएं जो हैं, ओशन के अंदर जो आपके पास में क्या चलती हैं, स्ट्रीम चलती हैं, है ना, तो ये ओशन स्ट्रीम जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हैं। एक और चीज़ याद रखना, जब समुद्री धाराएं और अपसारीय प्रवाह, अपवेलिंग करंट जो है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा, समुद्री जैव विविधता भी इस एरिया में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया जो होगा ना, तो यहाँ पे लगातार नीचे की तरफ जा रहा है ना एरिया, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या होगा आपके पास में, यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो है अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। एबिस्मल प्लेन, सबसे समतल सबसे बड़ा क्षेत्र, 3 से 6000 मीटर की गहराई पे सबसे ज़्यादा अवसाद तलछट संचय यहाँ होगा आपके पास में। अटलांटिक महासागर का गहरा समुद्री मैदान देखने को मिल सकता है, प्रशांत महासागर में भी तलछट की अधिकता है। अब यहाँ पे आप डीप सी माइनिंग कर सकते हैं। सर डीप सी माइनिंग में क्या होगा, समुद्र के नीतल में मैंगनीज नोड्यूल, कोबाल्ट नोड्यूल इत्यादि पाए जाते हैं। अब जो ये डीप सी अबिस्मल प्लेन्स है ना, अब ये कहा कि हमने हाई सीज के अंतर्गत आता है, जो ये हाई सीज के अंतर्गत आता है, किसी एक देश का यहाँ पे संसाधन नहीं, ईजेड के बाहर है, तो आप एक अथॉरिटी के पास जाएंगे जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। यहाँ पे है आपके पास में जमैका किंगस्टन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जमैका किंगस्टन में। इसके पास जाके कहोगे कि भैया मैं भारत हूँ,
पर मैं यहाँ पे हिंद महासागर में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिसोर्स की माइनिंग करना चाहता हूँ। जैसे कोई पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है, कोबाल्ट के जो है फेरोमैग्नेस क्रस्ट है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स है, आप यहाँ से उनका परिष्करण कर सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओशनिक डिप्रेशन भी याद रख सकते हैं, ओशनिक ट्रेंचेस की यहाँ पे हमने बातचीत कर दी, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होगा, सबडक्शन जोन में होगा, भूकंप सुनामी ये उत्पन्न कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी हो तो। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, गहराई 10,900 मीटर। जावा ट्रेंच हिंद महासागर 7,400 मीटर। पेरुचिली ट्रेंच जो है अटलांटिक महासागर में है, यह भी भूकंप सक्रिय जोन है। तो आपको पता रखना है कि कौन सी ट्रेंच कौन सी प्लेटों के बीच में है, कौन से देश के पास में। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था सैंडविच ट्रेंच के बारे में, सैंडविच ट्रेंच, अब मरियाना ट्रेंच तो हर किताब में लिखा हुआ है, पर सैंडविच ट्रेंच के बारे में बहुत ही कम किताबों में जानकारी है, तो यहां से आप वो भी पता कर सकेंगे। जावा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच है आपके पास में, कार्माडिक ट्रेंच है आपके पास में, एलूशियन है, क्यूराइल है, जापान ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच है आपके पास में, नैन्सी शोटो ट्रेंच है ना, मिंडानाओ ट्रेंच है। इन ट्रेंचेस की जानकारी होना जरूरी है। स्पेसिफिकली जो ये रिज है, ये रिज वाला मिड अटलांटिक रिज वाला एरिया है ना, तो मध्य महासागरीय कटक और ये ट्रेंचेस के बारे में अधिक जानकारी बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र के जो एरिया सुर्खियों में है, प्लेसेस इन न्यूज है, उस पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपके पास में। मिड ओशियनिक रिज का तो याद रखेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ये हमारा पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी, बोलोगे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। पर अगर मैं कहूं सबसे लंबी कौन सी है, लंबाई में अगर पूछा जाएगा ना तो दो आंसर हो सकते हैं। सर ओवरऑल अर्थ पे है तो यहां पे जैसे आपने कहा कि मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक महासागर के बीच में जो रिज है ना, वो यहां से शुरू होकर के यहां तक, मतलब लगभग उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के लगभग दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच रही है। पूरी पृथ्वी की लंबाई ले ली भैया हमने यहां पे तो। परंतु अगर मेरे को खाली महाद्वीप का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, महाद्वीप का, तो यहां पे है आपका एक एंडीज पर्वत श्रृंखला जो नॉर्थ साउथ अमेरिका के उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा चलता है। तो पूरे महाद्वीपों पे पूछा जाए तो सबसे लंबी कौन सी है आपकी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। पूरे पृथ्वी पे पूछा जाए सबसे बड़ा आपके पास में रिज या माउंटेन्स कौन सा है, तो मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है ना, क्योंकि ये महासागर में तो हमें दिखती नहीं है, महासागर में है ना, डूबी हुई है, जलमग्न है, हमें नहीं दिखती है, परंतु ये है सबसे लंबी। आइसलैंड से लेकर के लास्ट में यहाँ पे अंटार्कटिका के पास तक यह देखने को मिल जाएगी दोस्तों आपको, ठीक है। सो यह चीज याद रखने की है। पर्वत मालाओं से बना महासागरीय क्रस्ट है, हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं। क्यों हाइड्रोथर्मल वेंट कहाँ होते हैं, जहां नीचे जियोथर्मल एनर्जी है, जहां नीचे मैग्मा का भंडार है, वहां की ही एनर्जी जो है आगे फैल रही है, ठीक है ना। दैट्स इट। मिड अटलांटिक रिज देखो कहां से शुरू हो रही है, आइसलैंड से शुरू होकर के इक्वेटर से घूमते 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 अमेरिका अटलांटिक रिज यहां तक पहुंच रही है, मतलब लगभग उत्तर से दक्षिण पूरा का पूरा अर्थ को कवर कर दिया। सबसे लंबी यही है। पर अगर महाद्वीप पे पूछे तो यहां पे है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो सबसे बड़ा है, महाद्वीप पे है, ठीक है। तो इस तरीके से रिज बनती, नीचे से लावा आता जाता है और यहाँ पे जो है नया पर्वत का, नए क्रस्ट का निर्माण होता जाता है। तो मिड अटलांटिक रिज क्या है, न्यू क्रस्ट बाउंड्री है। यहाँ पे आपके पास इसको क्रिएटिव क्रस्ट बाउंड्रीज भी कहा जाता है। जबकि यहाँ पे जहाँ ट्रेंचेस पाई जाती हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेंचेस पाई जा रही थी, ये ट्रेंच कहाँ बन रही है, जहाँ पे प्लेटें टकरा रही है, एक प्लेट नीचे जा रही है और खाई का ट्रेंच का गर्त का निर्माण कर रही है। फिलीपींस, क्यूराइल, जापान, मरियाना, चैलेंजर डीप, ये सब याद रखने योग्य चीजें हैं, याद रखोगे। टोंगा ट्रेंच के बारे में प्रश्न पूछा गया है, एल्यूशियन ट्रेंच भी पूछा गया है ना, कौन सी प्लेट्स के बीच में है, ये प्रश्न याद रखने योग्य है मित्रों, भूलना मत। कोरल रीफ पे मैं पहले कह चुका हूं, कोरल रीफ पे शॉर्ट नोट यूपीएससी में आया हुआ है ना। इनकी फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ्स के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखोगे तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी जैव विविधता होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हमारा एक द्वीप है लक्षद्वीप, यह लक्षद्वीप भी जो है भारत का प्रमुख इसी प्रकार के प्रवाल के द्वारा बने हुए ही आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। हमारे ये पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है जलीय क्षेत्र में। और जलवायु परिवर्तन से जो लगातार कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, इनका विरंजन हो रहा है, जो कलर हट जाना यानी विरंजन हो जाना, ब्लीच हो जाना, है ना। तो कोरल ब्लीचिंग एक कंसर्न है इनके लिए भी दोस्तों। तो आपने आज की क्लास से क्या सीखा कि सर महासागरों में तेल, गैस हो, खनिज संसाधन हो, चाहे जैविक संसाधन हो,
अब इन सभी को यूज करने के लिए, व्यापार में यूज करने के लिए हम महासागर का प्रयोग कर सकते हैं, पर उसके लिए एक नियम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। तो आज एक शॉर्ट नोट लिखो, राइट अ शॉर्ट नोट। और शॉर्ट नोट किस पे लिखता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी पे। इंटरनेट से, चैट जीपीटी से, किताब से, कहीं से जानकारी लो। मात्र 50 शब्द या 100 शब्द आप अपनी भाषा में समझने सीखने के बाद लिखने की चेष्टा करें। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वह क्षेत्र है जो कि यूएन क्लॉज के अनुसार लगभग आपके 350 किलोमीटर तक या 200 नॉटिकल माइल्स तक देखने को मिलेगा बेस लाइन से, और यहाँ के जैविक हो चाहे रासायनिक संसाधन हो, उस पर उस देश का हक होता है। आगे बढ़ते हैं और डीएनए की जानकारी देना चाहते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, एडिटोरियल्स की एनालिसिस, विश्लेषण, क्या प्रश्न बनेंगे, कैसे याद रहेगा, नोट्स कैसे बनाओ, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस जो हम माइंड मैप्स के साथ दे रहे हैं, डेली आपको हर रोज सुबह हो रही हैं दोस्तों आपके पास में ये क्लासेस सुबह 9 बजे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू, क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सीधा आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना, सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। आप और बताओ और क्या किया जा सकता है हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए। विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वी डू ऑल पॉसिबल फिजिबल थिंग्स जो आपको एकेडमिक्स में तैयारी में और मदद कर पाए। आप अपने सजेशंस जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।